हेलो एंड वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ नी फ्रैक्चर, स्टिफनेस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, मोड ऑफ इंजरी, किस तरह से कौन सी इंजरी हुई है और उसमें आप किस तरह से प्रिकॉशन लेंगे। फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर फ्रैक्चर स्टिफनेस जो आती है उसके बाद क्या कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो जस्ट आफ्टर नी फ्रैक्चर सर्जरी उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये जानना वो ज़रूरी है। एक पेशेंट के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके छोटा बच्चा है, अगर उसको फ्रैक्चर होती है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको आप हॉस्पिटल तक रोज़ लेकर जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें रिहैब जो है ना वो घर में सीख लेनी चाहिए और उसको करने भी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक होती है जिसका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने का सेंस ये होता है कि आप कुछ ऐसा ना करें जिससे जो हीलिंग प्रोसेस है बोन का वो डिस्टर्ब हो। इवन कि एक्सरसाइजेस करने के बाद हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। एक टेक्निक है या एक तरीका है जिसको बोल फ्लाव बोलते हैं, उसमें आपकी हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। नी जॉइंट का फ्रैक्चर है और वो फ्रैक्चर पटेला का है या कोंडाइल का है, मीन्स की चपनी का है, और आपका जो फीमर बोन है उसके नीचे वाले हिस्से का है, या फिर टिबिया फेबुला के ऊपर वाले हिस्से का है जिसको कोंडाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। नी फ्रैक्चर का ये टाइप्स है या नी फ्रैक्चर के पार्ट के अंडर में आता है। सिंपल फ्रैक्चर है, ज़्यादा फ्रैगमेंट नहीं है, 1 और 2 फ्रैगमेंट्स हैं और डिस्प्लेस्ड नहीं है, अपने जगह पर हैं। तो ये बहुत ही सेफ फ्रैक्चर होता है। और सेव करने का सेंस है, फ्रैक्चर तो है ही, सेव करने का ये है कि जो नी जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर हैं, आर्टरी वेन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो ज़्यादा डैमेज नहीं है या डैमेज नहीं हुए हैं। तो ऐसे केसेस को सिंपल सा नेलिंग, प्लेटिंग या कभी कभार पटेला का जो फ्रैक्चर है उसको के वायरिंग या पिन करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है और थोड़े समय के लिए 3 to 6 वीक्स के लिए इमोबलाइज किया जाता है। ऐसे केसेस में आफ्टर 3 वीक्स 4 वीक्स एक्सरसाइजेज जो हैं, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मोबिलाइजेशन में बताऊं, इससे पहले रेस्ट पीरियड बहुत ज़रूरी है। कोई भी लोअर लिम्स के जो फ्रैक्चर हैं उसके जो हीलिंग के जो तरीके हैं, जो उसको रेस्ट पीरियड जो दिया जाता है, वो तो शुरू के 2 हफ्ते तो बिल्कुल मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज होती है, जहाँ पर कि आप उस पर वजन नहीं डाल सकते। अगर आपका फ्रैक्चर है और वो डायग्नोज्ड है एक्सरे में तो नहीं डाल सकते आप वजन। अगर डालना भी होता है तो आप सर्जन से पूछ करके आफ्टर 1 वीक 4 फुट लगाएंगे, 20% का वजन देते हैं। 20% का कहने का सेंस है जो आपका बॉडी वेट है उसका 20% आप अपने पंजे से ले सकते हैं वजन, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। सेकंड जो पॉइंट होता है इसमें कि इस तरह के केसेस में कुछ वॉकिंग कॉस्ट होते हैं जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको नहीं रिकमेंड किया तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, वो आपको रिकमेंड कर देता है। अगर उसने भी रिकमेंड नहीं किया तो उसको ज़रूर बोलें कि मैं अपने जॉब पर जाना चाहता हूँ आफ्टर 2 वीक्स, तो आपको कुछ ना कुछ वो वॉकिंग कॉस्ट देगा जो बहुत ही लाइट वेट होता है, जो आपके चलते समय वो हेल्प करता है, आपके नी जॉइंट को ज़्यादा प्रेशर में नहीं आने नहीं देता और आपके जो जॉइंट जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो डिस्प्लेस्ड नहीं होने होते, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आती है कि आप इसको रिहैब में कैसे डालेंगे। रिहैब में डालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके हीलिंग प्रोसेस को चलने दें और कोशिश ये करें कि आप फिजियोथेरेपी के गाइडेंस में ही ये सारे ट्रीटमेंट लें। फिजियोथेरेपी के पास में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास में वो तरीके होते हैं, मशीनें होती हैं जहाँ पर कि उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो आपके जॉइंट्स ईजी हो जाएंगे। आपके जॉइंट के अंदर में जो लुब्रिकेशन होती है, जो उसकी फ्लो होती है, काफ़ी स्टार्टिंग में सूजन में होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जब स्वेलिंग कम होती है तो ऑटोमेटिक आपका नी जॉइंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और डे 2 डे 3 से डे 3, जैसे आज आपका ऑपरेशन हुआ तो डे आफ्टर टुमारो जो होती है, सेकंड डे और थर्ड डे जो बोलते हैं, तब से नी आइसोमेट्रिक, जिसको क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एंड फुट मूवमेंट जरूर करनी चाहिए। इससे आपके उस पैर की या उस लिम्ब की जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहती है, आप में सूजन ज़्यादा नहीं आता, नमनेस ज़्यादा नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है और वो कंट्रोल आपके साथ में
साथ में जब होता है तो आप अच्छे से बेहतर से उसको आप फॉलो करते हैं, आपका मूवमेंट आपके कंट्रोल में होता है, पेन भी कम हो जाती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि जो फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, आपको फ्रैक्चर हुआ और वो अपनी जगह पर नहीं है, वो आसपास में चला जाता है और अपनी जगह से हट जाता है, और वो कभी कभार बाहर के स्किन को भी इंजरी में डालता है, जिसको आप कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं और कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, कि वो अंदर से बाहर भी आ गई, ओपन वुंड ओपन हो गए। तो ऐसे केसेस को थोड़े से डिले किया जाता है रिहैब में, और जो एक वॉकिंग का जो प्रेशर देने का जो तरीका है वो उसको भी चेंज कर दिया जाता है। आप इसमें अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए ना सोचें अनटिल अनलेस आपका उस तरह से कोई फिक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, जैसे के वायर है के साथ साथ में नेलिंग प्लेटिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पार्ट डाल दिए जाते हैं फ्रैक्चर के आसपास में जिसमें उसके वजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक चीज़ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो ख्याल रखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट वो है कि जब भी इसको ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का जो है ORIF बोलते हैं, इसका मेन पर्पस ही होता है अर्ली मोबिलाइजेशन। अदरवाइज तो आप प्लास्टर कास्ट के साथ में भी ठीक हो सकते हैं। आपकी जो बोन की हीलिंग है वो 3 से 4 महीने में प्लास्टर कास्ट के साथ में भी हो जाती है, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर आप इमोबिलाइज रखेंगे बॉडी पार्ट्स को, नी को या लेग्स को, तो वो स्टिफनेस में चली जाती है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, मसल्स काफ़ी पतले हो जाते हैं थाई के। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए इस तरह की सर्जरी की जाती है, प्लस हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाए और फ्रैक्चर पॉइंट भी अपनी जगह पर आ जाए, क्योंकि इंटरनल फिक्सेशन करने के बाद दोनों जो जॉइंट्स जो फ्रैक्चर वाले पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल पास में ला करके उसको जोड़ा जाता है, जिससे आपके लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो होती है, पैर कभी कभार छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, इसके चांसेस 0 हो जाते हैं, या फिर आपकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है, ये 0 हो जाता है। जो मैल यूनियन है, मतलब नहीं जोड़ने की जो क्षमता होती है बोन्स में कभी कभार, वो उसका वो कभी काफ़ी कम हो जाता है। नन यूनियन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नन यूनियन से बोलते हैं कि आपने फ्रैक्चर को पास में तो लाया, लेकिन वो बार बार हिल रहा है किसी कारण से, क्योंकि उसको फिक्स नहीं किया गया, तो वो फिर वहाँ पर कैलस बनते हैं, वो टूट जाते हैं, बनते हैं और टूट जाते हैं, तो फिर उस एरिया में निक्रोसिस हो जाती है, बोन्स ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो वो फिर वो नन यूनियन में चला जाता है, फिर वो कभी भी नहीं जुड़ता, वो काफ़ी लंबे समय तक फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। अलग अलग तरीके हैं डॉक्टर के पास में, सर्जन के पास में, तब जाकर के वो जुड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पेशेंट के लिए, कि उसका अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने तक कोई इमोबिलाइज रहे और उसका काम होता है, वो काम भी उसका हैम्पर्ड होना स्टार्ट होता है। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखते हैं ताकि उसका काम भी खराब ना हो और वो जल्दी से विदिन 2 और 3 वीक्स अपने काम में वापस लौट जाए और एक माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट जॉब स्टार्ट कर दे। इससे 2 चीज़ें बेहतर होती है। जब आप मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले बताया कि हीलिंग प्रोसेस भी बढ़ जाती है, आपकी टोटल जो लेग की जो वायबिलिटी है, हेल्थ है, सर्कुलेशन है, वो अच्छा हो जाता है और आप बेहतर उसको टेक केयर करते हैं। हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है तो आप में उसमें थोड़ा सा जान भी आना स्टार्ट हो जाता है जल्दी। थर्ड जो केस है वो क्रस फ्रैक्चर है। क्रस फ्रैक्चर को बोलते हैं कि जब कोई भी बहुत ही वजन का चीज़ आपके पैर के ऊपर से क्रॉस हो जाए, तो उसमें स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर जो होता है जॉइंट का, वो रहता नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लाइक कि जो जॉइंट्स के जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर हैं वो नहीं दिख रहे। तो ऐसे में जॉइंट को बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट की कमी नहीं है आज के समय में। बहुत ही क्रस फ्रैक्चर को भी आजकल रीमॉडल कर दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आपका जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में केसेस में डॉक्टर्स ये प्लान करते हैं कि आपकी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। जॉइंट तो है नहीं आपका, तो आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाए उस जगह पर जो हिस्सा आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो या तो उसको कट करके आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं या फिर उस पर कैपिंग की जाती है, जो आजकल TKR का है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है। इसमें कैपिंग होती है, जॉइंट्स को पूरा हटाया नहीं जाता, जॉइंट्स के खराब हिस्से को इंसाइज कर दिए देते हैं और उसके ऊपर से कैपिंग वो प्रोसेसेस जो होती है उससे फिक्स कर दिया जाता है। प्रोसेसेस भी बड़े सारे होते हैं, जैसे कैपिंग एक हो गई अलग से। दूसरे प्रोसेस होते हैं जो पुराने समय में यूज होते थे, जिसमें उसके रूट
होते हैं और उसमें एक स्टंप होता है, तो स्टंप टिबिया, फिबुला या फीमर में डाला जाता है ताकि उसकी एक अच्छी सी ग्रिप बने। जब ऐसे केसेस होते हैं फ्रैक्चर के, तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो काम है और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब ऐसे केसेस में आपको करना क्या होता है। ऐसे केसेस में जो इमोबिलाइजेशन का जो फेज है, जहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दिया गया, वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि विद इन 2 और 3 वीक्स पूरी की पूरी उसमें ताकत आने के चांसेस होते हैं। हाँ, डिपेंड ये करता है कि उसका एसोसिएटेड इंजरी कितनी है। जब किसी को क्रस फ्रैक्चर हुआ तो उसके आर्टरी, वेन्स, नर्व कहीं ये तो डैमेज नहीं हो गया, क्योंकि क्रस फ्रैक्चर है तो ये सब डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को नर्व इंजरी है तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो अच्छे से उसको चेक करे कि उसकी मोटर जो पावर है, जो सेंसरी पावर है, हीट कोल्ड जो टच है, फाइन टच है, क्रूड टच है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है कि आप 2 पॉइंट को बिल्कुल पास में 1 इंच के दूरी में आप क्या एक ही पॉइंट फील करते हैं या 2 पॉइंट फील करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है ऐसे केसेस में जब किसी को क्रस फ्रैक्चर है या फिर जिसमें नर्व इंजरी हो गई है, आपके बिल्कुल पंजा या जिसको फुट बोलते हैं वो झूल जाता है, उसमें बिल्कुल पावर नहीं होती, क्योंकि नी में जो भी नर्व होती हैं वो आगे के मसल्स को सप्लाई करती है। तो चांसेस ये होते हैं कि जो 4 फुट के मसल्स होते हैं या लेग के जो मसल्स होते हैं वो पैरालिसिस में चले जाते हैं। तो फिर अगर पैरालिसिस में चले गए, साथ साथ में ऑपरेट भी किया है डॉक्टर ने, तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काम बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस पैरालाइज्ड मसल्स को भी आपको टेक केयर करना है, आपके नी जॉइंट को भी टेक केयर करना है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है और बहुत ही एडवांस तरीके हैं फिजियोथेरेपी में, जिसको एक साथ में 2, 3, 4, 5 ट्रीटमेंट को दिया जाता है। आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और इम्प्रूवमेंट भी आती है। कभी कभार ग्राफ्टिंग की जाती है, तो अगर नी क्रस फ्रैक्चर में अगर ग्राफ्टिंग की हुई है तो फिर तो डॉक्टर का जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ग्राफ्टिंग करने के बाद आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको एक लेवल तक उसको हील होने के लिए छोड़ना चाहिए। और अगर डॉक्टर ने उसको ओके कर दिया है, लाइक 3 वीक्स 4 वीक्स हो चुके हैं, तो आप अपना जो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है उसको एज इट इज़ नॉर्मल करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ में जो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्लास्टिक सर्जन का। उनसे ज़रूर बात करना चाहिए कि वो ग्राफ्टिंग कितनी है, कैसी है, किस लेवल की है, कहाँ से ग्राफ्ट लिया गया है बॉडी में, या खुद का ग्राफ्ट है या कहीं बाहर से लिया गया है। तो इस तरह से आप मैनेज करने के जो तरीके हैं वो चेंज करने पड़ते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को। फिर से मैं वापस आऊँगा फ्रैक्चर पर ही। अब फ्रैक्चर के बाद कभी कभार क्या होता है कि प्लास्टर कास्ट लगा दिया गया जो सिंपल फ्रैक्चर है, तो प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद जो स्टिफनेस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरू के 3 वीक्स में लगाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर निकालते हैं उसे प्लास्टर को, एक्सरे करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं फर्दर और लगाने के। तो लोअर लिम्स में तो 6 वीक्स के कम से कम के प्लास्टर लगाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आजकल वॉकिंग कास्ट आ गया है, तो प्लास्टर काफ़ी हैवी होता है, तो वॉकिंग कास्ट लगा देते हैं, जिसके साथ में पेशेंट चलना भी शुरू कर देता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम बढ़ जाता है वहाँ पर कि उसको समझाना कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, क्या क्या नहीं करना है। तो फुल वेट बेयरिंग तो नहीं करते, तो उसमें आप क्रचेस या वॉकिंग स्टिक या फिर वॉकर के साथ में पेशेंट को ट्रेन करते हैं शुरू के दिनों में। जैसे जैसे उसका वजन उस पर पैर पर आता जाता है, हीलिंग प्रोसेस बढ़ती जाती है। हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो एज पर भी डिपेंड करता है कि किसी का उम्र कितना है। कोई यंग है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस बेहतर होती है, उसमें कैलस फॉर्मेशन बेहतर होती है, तो जॉइंट के जो जुड़ने के चांसेस होते हैं या जो जुड़ रहा होता है वो जल्द जुड़ता है। कुछ लोग काफ़ी हाईली ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, 50 के ऊपर वाले जो पेशेंट होते हैं, काफ़ी मेल फीमेल हो, फीमेल तो बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है या विटामिन D3 है वो भी डॉक्टर देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये भी लेना स्टार्ट करें। साथ साथ में डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन तो होता ही होता है, वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं भूलते कि वो कैल्शियम या विटामिन D3 पेशेंट को ना दें, क्योंकि जब तक ग्राउंड मटेरियल बॉडी में होगी नहीं तब तक वो कैलस बनेगा नहीं, फिर हीलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, डिले हो सकता है, डिले हो सकता है। अगर नहीं दिया किसी ने तो हम जरूर देते हैं। साथ साथ में ऐसे चीज़ों में, ऐसे पेशेंट में बेंडिंग की जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किसी का कॉन्डाइल फ्रैक्चर है, मीन्स की जो नी जॉइंट है उसमें जो
आर्टिकुलर सरफेस है जहाँ पर जॉइंट्स बन रहे हैं, उसमें स्टिफनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। पटेला अगर फ्रैक्चर है तो पटेला को भी मोबिलाइज किया जाता है, ग्लाइडिंग दी जाती है। बहुत सारे टेक्निक होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड दी जाती है। इसमें थोड़ी सी नी जॉइंट में ट्विस्टिंग मूवमेंट भी होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, लाइक कि जो थाई के मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स 4 मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग जो है उसके थाई के बैक वाले मसल्स होते हैं, लेग के जो मसल्स होते हैं वो फुट के मसल्स होते हैं, या फिर जो गैस्ट्रोसोलियस मसल्स होते हैं। सारे मसल्स को गर्थ मेजरमेंट करनी चाहिए, कितनी मोटाई में है डे 1, डे 2, डे 3 में जब इंजरी हुई है तो। और वो समय के साथ में उसमें वेस्टिंग तो नहीं हो रही है, कहीं वो पतला तो नहीं हो रहा। अगर पतला हो रहा है तो उसके एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए जाते हैं, पेशेंट को बताया जाता है, लाइक एसिलर एक्सरसाइजेज, VMO एक्सरसाइजेज, फुट एंड एंकल मूवमेंट। डायनेमिक एक्सरसाइजेज को करवाने के जो तरीके होते हैं वो चेंज करने होते हैं। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट की जाती है, आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी होती है। पेन फ्री एरिया को चूज करना होता है कि कितना पेशेंट का पेन फ्री एरिया है, उस पेन फ्री एरिया में मसल मूवमेंट अच्छी होती है, उसको फिर इम्प्रूव करने में हेल्प लिया जाता है। अगर पेशेंट ऑपरेटेड है, इंटरनल फिक्सेशन किया हुआ है, उसमें लगाया हुआ है, तो अगर प्लास्टर कास्ट में है तो फिर तो आप फुट एंड एंकल मूवमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर कास्ट में पेशेंट नी मूवमेंट कर ही नहीं सकता। आइसोमेट्रिक, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, फुट मूवमेंट, SLR मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट, एब्डक्टर्स के मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये करवाए जाते हैं। दूसरे लेग को भी प्रिपेयर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज कि आपके राइट लोअर लिम्स में फ्रैक्चर है, राइट में घुटने में या नी में फ्रैक्चर है, तो आप लेफ्ट नी को भी, लेफ्ट लेग को भी प्रिपेयर करेंगे फॉर वॉकिंग पर्पस। क्योंकि पेशेंट का आने वाला जो 8 हफ्ते हैं या 12 हफ्ते हैं, टोटल जो लोअर लिम्स में जो हीलिंग का प्रोसेस है वो लगभग 3 से 4 महीने तक चलता है। अगर आप उम्र 50 से ऊपर है तो 4 महीने से प्लस भी चला जाएगा, तब तक वो हीलिंग चलती होती है। पूरी तरह से जॉइंट्स इतने समय में जुड़ते हैं, इतने समय तक पेशेंट को चलाना भी होता है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपोजिट साइड का जो साउंड लेग है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग की जाए, उस पर वजन लेने के लिए सिखाया जाए। क्योंकि एक जब भी आप चलाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपने पेशेंट को ट्रेन नहीं किया, अगर उसमें भी उसकी पावर कम हो जाती है 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बेड रिडन होने के बाद, तो पेशेंट के लिए अगला 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 हफ्ते खराब हो जाते हैं। तो इसी टाइम में पेशेंट को ट्रेन किया जाता है कि आप अपने लेफ्ट लोअर लिम्स को भी ट्रेन करें और उस ट्रेनिंग में ये सिखाएं कि आपको नॉन वेट बेयरिंग राइट लेग में करना है। अगर वजन नहीं लेना है तो लेफ्ट लेग का वेट बेयरिंग करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसमें ये सिखाया जाता है कि क्रच वॉकिंग कैसे करते हैं या वॉकर के साथ में कैसे चलते हैं, 20% का वेट बेयरिंग क्या होता है, 40% का वेट बेयरिंग क्या होता है, 50% का वेट बेयरिंग क्या होता है, पूरा का पूरा पंजा लगाना तब कब बोलते हैं, उसमें कितना बॉडी वेट आएगी, जो नॉर्मल गेट जो साइकिल है उसको आप कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल गेट साइकिल आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक वॉकिंग का एक गेट ट्रेनिंग होती है। गेट ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। गेट ट्रेनिंग जब भी आप देते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि हील स्ट्राइक से स्टार्ट होनी चाहिए, टू ऑफ से ख़त्म होती है। ये गेट का एक तरीका है चलने का। तो पेशेंट इतने समय में प्रॉपर चलना भी भूल जाता है, तो उसको भी ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। जब सबसे पहले उसके स्टार्टिंग मार्चिंग की जाती है, फिर उसे हील टू ऑफ तक लाया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि आप हील स्ट्राइक कैसे करेंगे, टू ऑफ कैसे करेंगे। तो इस तरह से उसके चलने का जो तरीका है, जो गेट का जो तरीका है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसमें पेशेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है फिर। अदरवाइज़ फ्रैक्चर के बाद मैक्सिमम 60% पेशेंट में ये होता है कि वो जब बाहर निकलता है घर से, सोसाइटी में जाता है, तो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि आपको क्या हो गया, क्यों टेढ़े चल रहे हो, या क्यों आप भेंगे चल रहे हो, क्यों आप गलत चल रहे हो। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब है कि उसका गेट पैटर्न भी वो ठीक करके दे। और गेट पैटर्न को ठीक करना ये प्राइमरली शुरू के 3-4 महीने में जो रिहैब हम देते हैं, जो पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं, इसी बीच में कर लेने चाहिए। 3 या 4 महीने के बाद उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आदत एक ऐसी चीज़ है जो jल्दी चेंज नहीं होता। अगर किसी ने गलत चलना सीख लिया है तो वो गलत ही चलता होगा, बड़ा ही मुश्किल है उसको फिर ठीक करना। तो एक तो है कि उसको अर्ली ट्रेनिंग दी जाए कि आपको गलत नहीं चलना है, आपको छोटे बेबी स्टेप चलना है, ताकि आपकी जो पेल्विक लर्च है या फिर जो लिम्पिंग है वो ना दिखे।
इस तरह से मसल्स को ट्रेन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जो फ्रैक्चर के बाद नी स्टिफनेस आती है, या कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि उस तरह की सर्जरी होती है जहाँ पर कि लिमिटेशन हो जाती है जॉइंट में, तो उस जॉइंट को की लिमिटेशन को भी समझनी चाहिए। कभी कभार मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोगों की लिमिटेशन है जॉइंट में, लेकिन वो मान के चलते हैं कि इसको हमने पूरी तरह से बेंड कर देना है। तो ऐसे केसेस में बहुत चांसेस ये होते हैं कि आपके इम्प्लांट ख़राब हो जाएं या इम्प्लांट टूट जाएं अगर आपने ज़्यादा जोर लगाया तो आप जब भी इस तरह से जोर लगाते हैं, खुद लगाएं या फिजियोथेरेपिस्ट लगाया, तो अपने कंसर्न सर्जन से ज़रूर बात करें कि हाँ सर, हम इसको कितना बेंड कर सकते हैं, कितनी लिमिटेशन है। और बोन्स के रीमॉडलिंग को भी जरूर ध्यान में रखें। लगभग 1 साल से 1.5 साल के बीच में, 1 ईयर टू 1.5 ईयर के बीच में बोन रीमॉडल हो जाते हैं। मीन्स की जो कॉर्टिकल बोन होती है वो उसमें फ्रैक्चर जो एरिया है वो कम से कम दिखता है या नहीं दिखता, तो कॉर्टिकल बोन पूरी तरह से रीमॉडल हो जाती है। कैंसरस बोन में क्षमता ज़्यादा होती है, जल्दी से हील होता है, और उसमें रीमॉडल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। सो आफ्टर 1 ईयर ही इम्प्लांट, स्क्रू या प्लेटिंग को हटाने के लिए सोचना चाहिए। वो तो सर्जन डिसाइड करेगा, लेकिन 1 साल के बाद सोचें, 1 साल से पहले नहीं, कुछ कंडीशन को छोड़कर। लाइक कि आपको इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो गई, या इम्प्लांट फेलियर हो गया, या इम्प्लांट टूट गए, लाइक कि के बायर पेन्स जो होते हैं, वो कभी कभार स्क्रू टूट जाते हैं, तो उसको आप अपने डॉक्टर से